दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं रमेश कुमार देव आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से पॉलिटिक्स का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसे हम कह रहे थे। तो हम लोग जैसा कि इसका आज सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, प्रियम्बल ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो उस दिन हमने प्रस्तावना में पढ़ा था कि निश्चित रूप से भारत एक गणराज्य है। इसका क्या तात्पर्य है? तो हमने पढ़ा था कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत है। और गणराज्य के सभी नागरिक समान होते हैं, वे किसी भी लोकपद हेतु चयनित हो सकते हैं। आज हम इसके आगे से पढ़ेंगे और इसका सेकेंड पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो हमारा क्वेश्चन है, संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो आप देखें, संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया। अतः 26 नवंबर को ही क्या है? संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जैसे हमने प्रस्तावना में पढ़ा था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को आज हम अंगीकृत करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। अतः इसी दिन को अब हम क्या करते हैं? विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। और अब इसके बाद हम लोग इसकी विशेषता में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? हमारे देश का संविधान। इसकी विशालता का सबसे प्रमुख कारण है केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन, उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन। जिसे दोस्तों हम लोगों के या हमारे देश के संविधान के सबसे बड़े होने का क्या कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे यहाँ क्या है? केंद्र और राज्य माने प्रांत दोनों सरकारों के गठन के बारे में इसमें प्रावधान है और उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं उनका विस्तृत वर्णन किया गया है। अतः ये हमारे देश का संविधान क्या है? सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे। हालांकि दोस्तों इस समय लगभग 460 अनुच्छेद हैं, लेकिन अगर मूल संविधान की बात करता है तो 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ इस समय हैं और 22 भाग हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे पहले 8 अनुसूचियाँ थीं, अब कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो प्रथम अनुसूची कब जोड़ी हो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई होगी? तो इसमें क्वेश्चन ही बना दिया है मैंने कि 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक, तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? ठीक, तो 52वें, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है पीसीएस में, तो लगभग 9 से 10 बार पूछा है कि 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और यह दल बदल कानून से संबंधित है। ये मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट आप समझिए कि 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? 1985 द्वारा 52वें संविधान के द्वारा
1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा यह 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और दोस्तों एक बात आपको और बता दूं कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और इसका संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, फिर अगला 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ही जोड़ी गई और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है नगर पालिका से, नगर पालिका शासन व्यवस्था से 12वीं अनुसूची का संबंध है। तो इस प्रकार अब संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून से संबंधित, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 11वीं का संबंध नगर पंचायत या आप कहें कि पंचायती राज व्यवस्था से और 12वीं का संबंध नगर पालिका से है। ठीक है, तो अब कुल मिला के कितने हैं? 12। अब देखिए एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि किसने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा व विस्तृत संविधान कहा है? तो ये कौन थे? सर आइवर जेनिंग्स। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं। तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा था? तो संविधान कैसे हो सकता है? संविधान लिखित या अलिखित दोनों हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं कि संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, यद्यपि इसमें परंपराओं एवं प्रथाओं का भी स्थान है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका USA का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में कैसी शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो आप याद रखेंगे भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली का जन्म ही कहाँ हुआ था? इंग्लैंड या ब्रिटेन में। और हमारे देश में क्या है? संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है और यह कहाँ से लिया गया है? निश्चित रूप से ब्रिटेन से या इंग्लैंड से। और यह प्रणाली हमारे यहाँ केंद्र तथा राज्य दोनों में है। भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। ठीक है, इसका मतलब वास्तविक शक्ति किसमें होगी? तो वास्तविक शक्ति या कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्रिपरिषद में होती है। ठीक, तो हमारे यहाँ वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में है और राष्ट्रपति निश्चित रूप से क्या है? नाम मात्र का प्रधान है। ठीक, नेक्स्ट आगे आते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो देखिए इसमें बताया है मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, आगे आते हैं। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? देखिए दोस्तों उस दिन भी मैंने आपसे कहा था
कि इस चैप्टर में प्रियम्बल ऑफ इंडिया में लगभग संविधान के सभी टॉपिक, आधे से ज़्यादा टॉपिक क्या होते हैं, कवर हो जाते हैं। इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो लगभग बहुत से प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 याद रखेंगे, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 6 मूल अधिकारों का वर्णन है। हालांकि मूल संविधान में नहीं दिखाई पड़ रहा है, मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। इसका मतलब क्या था कि पहले निश्चित रूप से 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया। अब यह कहाँ दिया गया है, तो अब यह अनुच्छेद 300 के तहत एक विधिक माने कानूनी अधिकार है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, कभी कभी बच्चों के अंदर क्या है, 42वें और 44वें संविधान संशोधन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखेंगे। 42, अच्छा एक बात और बता दूं, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए थे। ठीक है, वो 1976 में हुआ था, ये 1978 में होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। तो मूल अधिकार राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्ति पर निर्बंधन के रूप में है, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति पर और विधिक शक्ति पर नियंत्रण कौन रखता है, मूल अधिकार। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि राज्य द्वारा मूलाधिकारों के प्रतिकूल बनाई गई विधि न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित की जा सकती है। जैसे कि हमें जो अधिकार दिए गए हैं उसके अगर विरुद्ध कोई कानून बनाया जाता है राज्य द्वारा, तो निश्चित रूप से न्यायालय क्या करेगा, उसे अवैध घोषित कर देगा, असंवैधानिक घोषित कर देगा। इस प्रकार न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है। ठीक, तो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा उच्च न्यायालय है, वह क्या है, हमारा संरक्षक है। अनुच्छेद 32 के तहत कौन, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों का क्या है, संरक्षक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। आगे देखें, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। और कल्याणकारी राज्य की भावना का उद्भव राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है। याद रखेंगे। तो थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन। भाग 3 मूल अधिकारों के बारे में वर्णन, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व का वर्णन, और फिर इसे भाग 3 को अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में से रिलेटेड है। कल्याणकारी राज्य की भावना का उद्भव नीति निर्देशक तत्वों में है। दोस्तों आगे देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को किसने राज्य की आत्मा कहा है। तो ऑस्टिन नामक एक आप कहें पॉलिटिशियन या आप कहें कि विचारक थे, उन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, राज्य की आत्मा है। नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है।
तो मूल कर्तव्यों का समावेश मूल संविधान में नहीं था। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि हमारे मूल संविधान में जब संविधान बनाया गया था तो उसमें मूल कर्तव्यों का समावेश नहीं था। बाद में क्या है, जैसे मूल अधिकार अगर दिए गए हैं तो कर्तव्यों का होना भी ज़रूरी था। इसीलिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क को जोड़कर कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और इसका वर्णन कहाँ किया गया, भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क जोड़कर कुल 10 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। अब वर्तमान में दोस्तों 11 मूल कर्तव्य हैं, आगे इसका वर्णन मिलेगा। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य बच्चों के माता पिता या संरक्षक पर आरोपित किया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि पहले 10 मूल कर्तव्य थे, अब 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा है कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, और दूसरी बात यह शिक्षा से संबंधित है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता है। भारत में कैसी न्यायपालिका है, तो संघात्मक संविधान में, अच्छा न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है, तो आप ध्यान रखें भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। और ऐसा क्यों जरूरी है, तो संघात्मक संविधान में संघ और राज्यों के मध्य विवाद के समाधान और संविधान के निर्वचन का दायित्व, मतलब संविधान की निर्वचन मतलब व्याख्या का दायित्व किस पर होता है, न्यायपालिका पर होता है। उस पर संविधान और मूल अधिकारों की संरक्षण का भी दायित्व होता है। संविधान का दायित्व और मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व होगा। अतः न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना अत्यंत आवश्यक है। अतः भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब हमारे यहाँ की न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र है, वह किसी के दबाव में कार्य नहीं करती। भारतीय संविधान कठोर है अथवा लचीला, तो देखें संशोधन की दृष्टि से संविधान नम्य व अनम्य 2 प्रकार का होता है। वे संविधान जिनमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है अनम्य संविधान कहलाते हैं। माने जिन संविधान में बहुत ही कठोर प्रक्रिया संशोधन के लिए अपनाई जाए उसे हम क्या कहते हैं, अनम्य, तथा जिनमें आसानी से संशोधन हो जाए उसे क्या कहते हैं, नम्य, मतलब कठोर व लचीला। ठीक है, भारतीय संविधान नम्यता तथा अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। माने हमारे यहाँ क्या है, इसके कुछ भाग तो सरलता से संशोधित किए जा सकते हैं और कुछ कठिनाई से संशोधित किए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे संविधान में कठोर और लचीलेपन का एक अनोखा मिश्रण है। ठीक, भारत में कैसी नागरिकता अपनाई गई है, तो संघात्मक संविधान में प्रायः दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया जाता है। प्रथम संघ की व द्वितीय राज्य की। जैसे अमेरिका को ले लिया जाए तो वहाँ 2 नागरिकता का प्रावधान है, एक राज्य की होगा और एक केंद्र की। लेकिन भारतीय संविधान द्वारा एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। क्यों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा। ऐसा क्यों किया गया, ताकि हमारे देश की अखंडता को कायम रखा जा सके। ठीक,
अब जैसे दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि नागरिकता का वर्णन कहाँ है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा का भी विषय कुछ दिन पहले था, जब हमारा जो है नागरिकता कानून आया था 2019 में। ठीक है, इसलिए इससे क्वेश्चन बनना लाजमी है। ठीक है, तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो ध्यान रखना है, संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कैसी मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है? तो हम ध्यान रखेंगे कि भारत में वयस्क मताधिकार का है ना, भारत में प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है। मूल संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, किंतु 61वें, ध्यान रखेंगे, 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा, कई बार क्वेश्चन पूछा है, 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को हमारे यहाँ क्या है, मत देने का अधिकार है। लेकिन कुछ जगह पर यह सिस्टम होता है कि मत देने का अधिकार नहीं भी होगा। जैसे व्यक्ति दिवालिया है, चित्त विकृत है, या अगर आप कहें चित्त विकृत मतलब जिसका माइंड जो है सही दिशा में काम ना करे, जिसे कहें कि पागलपन टाइप्स का हो, और या फिर चुनाव आयोग अगर उस पर जो है प्रतिबंध लगा दे तो भी वह जो है मत का प्रयोग नहीं कर सकता। बाकी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत देने का अधिकार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उस क्वेश्चन में एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो मताधिकार वाला क्वेश्चन है ये कई बार पूछा है, और एक बार तो मैंने IAS के एग्ज़ाम में देखा था, ये क्वेश्चन पूछा था कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है, माने एक मूल अधिकार है या फिर एक विधिक अधिकार है या फिर ये कहें संवैधानिक अधिकार है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह क्या है, एक विधिक अधिकार है, यानी यह क्या है, एक कानूनी अधिकार है। और इसमें जो 61वें संविधान संशोधन है ये बहुत बार पूछा है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में किसकी सर्वोच्चता है? तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत में किसकी सर्वोच्चता है? संविधान की। देखिए जैसे ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होती है, और जबकि अमेरिका में कौन है, न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान किया गया है, जबकि भारत में शक्ति के स्वरूप के रूप में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। तो हमारे देश में सर्वोच्च कौन है? संविधान है। ठीक, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन या संकट काल का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध एवं बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के भंग होने पर, तथा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको पढ़ना भी है, इसलिए आज प्रस्तावना का दूसरा पार्ट मैं इसी पे समाप्त करता हूँ। इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में और तीसरे पार्ट में हम इसे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और देखने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद ज़रूर आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर कहीं लग रहा है कि हमने कमी किया है पढ़ाने में, उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल आप लोगों की कृपा से अब ट्रेंड में आ रहा है, तो थोड़ा और मेहनत करिए मेरे साथ, मैं भी मेहनत करता हूँ आपके लिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।